जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भारत के उद्योग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग जिसका नाम है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग किसी भी देश के औद्योगिकीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में आज जितने भी जो विकसित राष्ट्र है, डेवलप कंट्री है, उनकी अगर प्रोग्रेस के रहस्य को अगर हमें समझना हो तो कहा गया है कि वहां पर इस इंजीनियरिंग उद्योग का विकास है वो सबसे अधिक हुआ है, इसलिए वो डेवलप कंट्री भी है। और विद्वान तो यहां तक मानते हैं कि बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता। ये बिल्कुल कटु सत्य बात है। और इस इंजीनियरिंग उद्योग में हम बात करें भी किन चीजों का निर्माण किया जाता है तो वो मिश्रित धातुओं, पूंजीगत माल, विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं यानी मशीनी औजारों का निर्माण है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अब हम इस मुद्दे की अगर बात को आगे बढ़ाएं तो एक अच्छा प्रश्न निकल के आता है भी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास में कौन से कारक है वो आवश्यक है। इस उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं तो आप देखिए यहां पर। एक तो अधिक पूंजी, इस उद्योग के लिए जो धन है वो अधिक चाहिए। दूसरा, परिवहन के साधन ये चाहिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए। तीसरा है सस्ती विद्युत चाहिए, बिजली चाहिए जो सस्ती मिल जाए। चौथा है इसमें जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भी हमें सस्ते चाहिए। और पांचवा है तकनीकी ज्ञान का अनुभव, टेक्नोलॉजी का हमें एक्सपीरियंस हो। तो अधिक पूंजी, परिवहन की सुविधा, सस्ती बिजली, सस्ता श्रम, तकनीकी ज्ञान का अनुभव, ये वो 5 पॉइंट है जो कहा जाता है भी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के लिए ये अति आवश्यक है। अब हम भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से जो कारखाने हैं वो किस किस क्षेत्र में लगे हुए हैं उस बात को हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं और वो प्रश्न है भी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 2 या 3 नंबर में यह प्रश्न आ भी सकता है भी इंजीनियरिंग उद्योग की प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है। तो देखिए, पहली समस्या है कच्चे माल का अभाव। कच्चे माल का अभाव यानी जो हमने क्या कहा, इंजीनियरिंग उद्योग में हमें क्या करना है, मशीनें बनानी है, उनके कल पुर्जे बनाने हैं। तो उन कल पुर्जों के निर्माण में जो आवश्यक जो स्टील है, इस्पात है, वो देश में कम बनता है, जिससे हमें उस स्टील का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, यानी कच्चे माल का अभाव है। यानी मशीनों के निर्माण में जो आवश्यक कच्चा माल, मुख्यतः जो स्टील है, उसका प्रोडक्शन देश में कम होता है तो हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारी जो लागत है उस इंडस्ट्री की स्थापना में वो बढ़ जाती है। तभी तो हमने कह दिया भी दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो है पूंजी का अभाव, धन का अभाव। इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इंजीनियरिंग उद्योग की अगर आपको स्थापना करनी है तो हमें धन है, वो पैसा है, वो बहुत ज्यादा चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में ही ये जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा काम है वो करती है, क्योंकि धन ज्यादा चाहिए, इसमें पूंजी अधिक चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अन्य समस्याओं पर बात करते हैं। तो वो है अत्यधिक कर का भार, टैक्स भी इसके ऊपर खूब है। तो अत्यधिक कर भार, जो टैक्स का जो भार है वो भी एक समस्या है। उद्योग के उत्पादन पर अधिक कर लगा होने से निर्यात में कठिनाई आती है। तो हमें जब दूसरे देश को ये बेचना है इस चीज को तो उस पर टैक्स और लग जाता है। एक धन तो पहले ही ज्यादा चाहिए और ऊपर से टैक्स और लग जाता है,
तो ये भी बड़ी एक समस्या है। तभी तो निजी जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार के उद्योगों में कम इंटरेस्ट लेती हैं। तो ये 3 समस्या हो गई, कच्चे माल का अभाव है और पूंजी का अभाव है, अत्यधिक कर भार है, उसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी है। अगर आपसे 4 पूछ ले तो अन्य में से कोई एक लिख दीजिएगा आप। जैसे विदेशी प्रतिस्पर्धा, यानी हमें दूसरे देशों के साथ माल की क्वालिटी का भी कंपटीशन है, उसको सहन करना पड़ता है। उसके बाद है अन्य में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो पाना। हमारे देश में जो इंडस्ट्री लगी है, इसके जो कारखाने लगे हैं, वो अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग है वो नहीं कर पा रहे हैं। और छठा हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, यानी जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका इस पर बहुत ही अभाव है। तो कच्चे माल का अभाव, पूंजी का अभाव, अत्यधिक कर भार, विदेशी प्रतिस्पर्धा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव, ये हमारे देश के अंतर्गत इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको बताया भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है भी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए, दूसरे देशों के जो बिजनेसमैन हैं वो भी हमारे देश में आए और यहाँ आकर जो इंडस्ट्री है उसकी स्थापना करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ये भी 1 या 2 नंबर में अपना अलग से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की हमारे देश में शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करना। निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करना, या आप सीधा ही लिख सकते हो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना। एक तो ये हमारा उद्देश्य। दूसरी यही इसी बात को हम लिख सकते हैं देश को मैन्युफैक्चरिंग हब, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आपने टीवी चैनल, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसका प्रचार भी सुना होगा और आपको पता होगा इस कार्यक्रम का प्रतीक जो सिंबल है वो क्या है? टाइगर है, सिंह है, जो हमारे साहस, बुद्धिमत्ता और शक्ति को प्रदर्शित करता है। अक्सर आपने देखा होगा टाइगर और नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, दोनों आपको साथ में मिला होगा, तो वो इसी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई और औद्योगिक विकास की गति को तेज करना और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब बात करते हैं अपने भारत में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात इंजीनियरिंग उद्योग के प्रमुख जो कारखाने हैं वो कहाँ हैं और कौन कौन से हैं, उन पर बात करते हैं। और एक एक नंबर के यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है वो बनी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग की। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना भारत में 1957 में हुई थी। 1957 में किसने की? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड यानी HECL द्वारा, HECL द्वारा, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1957 में रांची, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना हुई। और किस देश के सहयोग से हुई, यह भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। वो है रूस और चेकोस्लोवाकिया। रूस और चेकोस्लोवाकिया। एक चीज ध्यान रखिए, उस टाइम ये चेकोस्लोवाकिया देश था
आज ये दो भागों में बंटा हुआ है, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ठीक है, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची झारखंड में HEC द्वारा 1957 में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई थी। दूसरे उद्योग पर बात करते हैं, अपना आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा यानी निर्माण उद्योग। तो इस आधारभूत ढांचा अर्थात निर्माण उद्योग में क्या किया जाता है? इस्पात संयंत्रों के ढांचे बनाए जाते हैं, रेल के पुल बनाए जाते हैं, हाइड्रोलिक गेट है वो इसमें बनाए जाते हैं। यानी उन चीजों को जो इस्पात संयंत्रों के ढांचे, रेल के पुल, हाइड्रोलिक जो गेट है, ये सारी चीजें इस निर्माण उद्योग अर्थात आधारभूत ढांचा उद्योग के अंतर्गत आती है। और आप प्रमुख संयंत्रों की इसमें बात करें तो 1965 में बात करें तो नैनो इलाहाबाद यूपी में ऐसा एक उद्योग लगाया गया था। तुंगभद्रा कर्नाटक में भी ऐसा उद्योग लगाया गया, विशाखापट्टनम में भी है, मुंबई में भी है, अहमदाबाद में भी है। इस प्रकार के बहुत से उद्योग है वो भारत के अंदर कार्यरत है। अब बात करते हैं आगे तीसरे उद्योग पर, जिसमें हम बात कर सकते हैं औद्योगिक मशीनरी पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? औद्योगिक मशीनरी का मतलब क्या हुआ? यानी भारत में आपको पता है कागज है, सीमेंट है, रसायन है, चाय है, सूती वस्त्र है, जूट वस्त्र और कोयला है, खनन है आदि जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए यहाँ पर मशीनें बनाई जाती है। और भारत है वो इन औद्योगिक यानी बड़े उद्योगों की मशीनों को बनाने का के क्षेत्र में बात करूं तो आत्मनिर्भर है। और यहाँ से यानी हमारे देश से अफ्रीका और एशियाई देशों में जो औद्योगिक मशीनरी है, जो इन बड़े उद्योगों में काम आने वाली मशीनें हैं, वो निर्यात भी की जाती है। आगे बात करें तो वस्त्र बनाने की मशीनों की बात करें तो देश के अंदर वस्त्र उद्योग की जो मशीनरी जो बनाने वाली जो इकाइयां हैं, आपके सिलेबस के अनुसार बात करूं तो 210 के आसपास इकाइयां दे रखी है। तो वस्त्र उद्योग की मशीनरी बनाने वाली इकाइयों में क्या क्या चीज बनाई जाती है? रिंग फ्रेम बनाए जाते हैं, फ्लाई फ्रेम बनाए जाते हैं, स्पीड फ्रेम बनाए जाते हैं और ब्लीचिंग प्लांट है वो आदि इसमें बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार से एक और अपना उद्योग है भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उद्योग। इलेक्ट्रिक ये तो था इंजीनियरिंग हेवी यानी भारी, और अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है यहां पर एक नंबर में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको बोलते हैं भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, ध्यान रखिएगा यहां पर इंजीनियरिंग है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना है वो कब हुई? एक तो ये ध्यान रखिए 1964 में। भेल की स्थापना देश में 1964 में हुई और HEC की स्थापना है वो 1957 में हुई थी। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है यानी सरकारी कंपनी है, 1964 में बनी। और भेल का ये महत्वपूर्ण कार्य है एक, और इसका काम है विद्युत उपकरणों का निर्माण करना। बिजली में अपने जो उपकरण काम आते हैं उनका निर्माण किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है भी भेल की स्थापना कब हुई, इसका प्रमुख कार्य बताइए। तो 1964 में इसकी स्थापना होती है और विद्युत उपकरणों का निर्माण करना इसका एक प्रमुख कार्य है। उसके अलावा प्रमुख केंद्रों की बात करें तो भोपाल है, हरिद्वार है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, जमशेदपुर है, ये भेल के प्रमुख है वो केंद्र है जहां पर इसके जो प्लांट है वो लगे हुए हैं। अब बात करते हैं एक और प्यारे से प्रश्न पर। प्रश्न बनता है, ये मशीनरी उद्योग है और प्रश्न बन सकता है इसमें कि मशीन टूल्स किसे कहते हैं? मशीन टूल्स किसे कहा जाता है? हम बात कर रहे हैं मशीनी जो उपकरण बनते हैं उन पर। तो ध्यान दीजिए, लौह इस्पात की चद्दरों से, आपको बताया था मैंने भी, जो लौह इस्पात उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है। क्यों है? क्योंकि ये उद्योग से जो चीजें बनती है वो अन्य सभी उद्योगों के अंतर्गत काम आती है। तो उसी आधार पर हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं भी लौह इस्पात की चद्दरों से बनी मशीनी उपकरणों को,
लौह इस्पात उद्योग की चद्दरों से बने मशीनी उपकरणों को मशीन टूल्स कहा जाता है। यह एक अच्छा प्रश्न बन सकता है 1 नंबर में। और एक और प्यारा प्रश्न है इसी के अंतर्गत भी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आपने नाम सुना होगा एचएमटी घड़ी भी, एचएमटी ट्रैक्टर भी, ये सुने होंगे एचएमटी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हमारे देश में कब हुई? 1953 में हुई। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। 1957 में हैक बेल की स्थापना 1964 में, और एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हमारे देश में कब हुई? 1953 में हुई। इसका प्रमुख जो ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? बेंगलुरु। आज इसका नाम बेंगलुरु है, पहले इसको बेंगलोर कहते थे, कर्नाटक में है। बेंगलुरु में 1953 में एचएमटी की स्थापना हुई थी। और अब एक और अच्छा प्रश्न है भी, किस देश के सहयोग से हुई? तो अगर आप पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है आपके स्विट्जरलैंड के सहयोग से, जो कतई उचित नहीं है, क्योंकि एचएमटी की जो स्थापना है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। चेकोस्लोवाकिया के, जबकि आपकी पाठ्य पुस्तक में स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1953 में बेंगलुरु के अंतर्गत हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई थी। और इसकी शुरुआत में 9 इकाइयां स्थापित रही है हमारे देश में, और 5 अनुषंगी कंपनियां भी है, जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, पिंजौर है वो हरियाणा में है, काला मसेरी है वो कर्नाटक में है, हैदराबाद हो गया, श्रीनगर हो गया। तो ये इसकी एचएमटी की प्रमुख अनुषंगी कंपनियां भी है, बेंगलुरु, पिंजौर, काला मसेरी, हैदराबाद और श्रीनगर में। और एक इकाई जो यूनिट होती थी हमारे अजमेर में भी होती थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। तो प्रमुख कार्य की बात करें भी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का प्रमुख काम क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो प्रमुख काम है वो है घड़ियां और ट्रैक्टर बनाना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का प्रमुख काम क्या है? घड़ियां और ट्रैक्टर बनाना। हालांकि इसके अलावा ये प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीनें हैं उनको भी बनाती है, डाई भी बनाती है, ठीक है। तो प्रमुख कार्य है घड़ियां और ट्रैक्टर बनाना हिंदुस्तान मशीन टूल्स का। तो ये अपने आप में मशीन टूल्स क्या है? लौह इस्पात की चद्दरों से बने उपकरणों को मशीन टूल्स कहते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की हमारे देश में स्थापना 1953 में बेंगलुरु में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी 9 इकाइयां स्थापित हुई थी। 5 इसकी प्रमुख कंपनियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही है, बेंगलुरु, पिंजौर, काला मसेरी, हैदराबाद और श्रीनगर। और एचएमटी का प्रमुख काम है घड़ियां और ट्रैक्टर बनाना। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे मोटर गाड़ी उद्योग पर। मोटर गाड़ी उद्योग जिसे हम ऑटोमोबाइल्स भी कहते हैं, तो देश के अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है 1 नंबर में, सनराइज क्षेत्र या सनराइज उद्योग। तो देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, यानी सनराइज यानी उगता हुआ सूरज, यानी इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट की बहुत भविष्य में संभावना है। तो सनराइज क्षेत्र किसे कहा जाता है? देश में ऑटोमोबाइल्स उद्योग को, यानी मोटर गाड़ी उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, आपने मारुति की कारें देखी होगी, और पहले मारुति और सुजुकी है। मारुति भारतीय कंपनी थी, सुजुकी है वो जापानी कंपनी थी। अभी कुछ साल पहले ही मारुति और सुजुकी है वो वापस अलग हो गए थे। तो मारुति उद्योग ने, गुड़गांव में इसका मेन ऑफिस है, मारुति उद्योग ने जापान की सुजुकी के सहयोग से 1983 में देश में पहली कार बनाई थी, पहली कार। तो मारुति ने या मारुति सुजुकी की पहली जो कार है वो देश में कब बनी थी? 1983 में, 1983 में है वो पहली जो कार है वो यहाँ पर बनी थी। और वर्तमान में अगर बात करूं तो लगभग 4 लाख जो कारें हैं ये प्रतिवर्ष है वो देश के अंतर्गत बनाती है। इसके अलावा और भी, गुड़गांव के अलावा भी उनकी बहुत से जगह भारत में इनके जो प्लांट है वो लगे हुए हैं। अब बात करते हैं साइकिल उद्योग पर। बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है इसमें भी, क्या भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण जो केंद्र है वो लुधियाना में है। लुधियाना, लुधियाना कहाँ है?
पंजाब राज्य में है। तो भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र है वो लुधियाना में है, पंजाब में है। और पूरे विश्व में साइकिल उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश की सिचुएशन की बात करूं तो चाइना 1 नंबर पे आता है और हमारा देश भारत है वो दूसरे स्थान पर है। तो साइकिल उत्पादन के हिसाब से चाइना के बाद, चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और साइकिल उद्योग की अगर प्रारंभ की शुरुआत की अगर बात करूं तो 1938 में ही साइकिल बनाने का कार्य है वो भारत में शुरू हो गया था। तो ध्यान दीजिए, मारुति ने पहली कार कब बनाई? 1983 में। और साइकिल बननी कब स्टार्ट हुई? तीये को पहले कर देना, अट्ठे को बाद में कर देना। 1938 में साइकिल बनी, 38 को उल्टा कर दें, 83 है तो 83 में कार बन गई थी। और HMT है वो 1953 में आ गई थी, जो घड़ियां और ट्रैक्टर बनाती है। HMT ट्रैक्टर 2511, 3511, 5911 सुने होंगे आपने ये नाम। तो ये अपने कुछ प्रमुख उद्योग हैं। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रमुख उद्योगों को इसी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपने रेल के जो इंजन बनाने वाले उद्योग है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। एक चीज तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, भारत में जो रेल इंजन बनाने का जो कार्य है वो शुरुआती दौर में जो अजमेर है अपने राजस्थान में और जमालपुर बिहार में प्रारंभ हुआ था, लेकिन काफ़ी साल बाद है उन दोनों प्लांट को है वो बंद कर दिया गया था। अब वर्तमान के हिसाब से और परीक्षा की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो विद्युत इंजन का जो निर्माण है, इंजन निर्माण उद्योग में विद्युत इंजन का जो निर्माण है वो भारत में 1950 से किया जा रहा है। और कहाँ? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो विद्युत इंजन बनाने का जो कार्य है भारत में वो 1950 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल द्वारा किया जा रहा है। अब बात करें अपने डीजल इंजन की, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, डीजल ये था विद्युत वाला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की जो स्थापना है वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्फा। तो ध्यान दीजिएगा, वाराणसी यूपी वाले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की जो स्थापना है वो अमेरिका की एल्फा कंपनी के सहयोग से स्थापित हुई थी। अब रेल इंजन के बाद बात कर लेते हैं, रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने कहाँ हैं? रेल के डिब्बे बनाने के, तो रेल के डिब्बे बनाने के कारखानों में दो नाम आप ध्यान रखिए। एक तो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु में है। एक तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है और दूसरी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। तो रेल के डिब्बे बनाने के दो प्रमुख कारखानों की हम बात कर रहे हैं, एक तो पेराम्बूर में है तमिलनाडु में और दूसरा कपूरथला में है। और अब बात करते हैं अपने रेल इंजन के बाद जलयान की, पानी वाले जहाजों की बात कर लेते हैं भी कब कैसे क्या हुआ। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी रहता है। तो ध्यान दीजिए, एक बात मैंने यहां लिखी है, उच्च तकनीक पर आधारित। एक चीज तो ये ध्यान रखिए, भारत में उन्नत या उच्च तकनीक पर आधारित प्रथम जलयान बनाने का जो कारखाना है वो कब और कहां स्थापित हुआ? ध्यान दीजिए, 1941 में, 1941 में विशाखापट्टनम में। तो भारत में उन्नत तकनीक पर आधारित प्रथम जलयान बनाने का जो कारखाना है वो 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ। अब बात आती है भी ये किसने स्थापित किया? तो उस कंपनी का नाम है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में प्रथम जलयान कारखाने का निर्माण हुआ। और एक बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो है, भारत में जो पहला जलयान बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? ध्यान दीजिए, पहले जलयान का नाम रखा गया था उषा। उषा। तो आपसे यह भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, उषा क्या है? तो आपको बताना है भारत में बनाया गया पहला जलयान है, यानी भारत में बने पहले जलयान का नाम क्या है? उषा।
उषा है भारत के पहले जलयान का नाम। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान दे लीजिएगा अच्छे से इस पर। अब बात आती है, जो हमने कहा ना सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने 1941 में विशाखापट्टनम में पहला जलयान बनाया, इसका क्या हुआ? फिर 1952 के अंदर 1952 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी सार्वजनिक कंपनी बना दी 1952 में। तो कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण? 1952 में हुआ। और फिर इस कंपनी का नाम चेंज करके एक नया नाम रख दिया, जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और ये तो हुई जो विशाखापट्टनम वाला जो हमारा जलयान का कारखाना है उससे संबंधित बात। अब एक बात और आती है, एक अच्छा प्रश्न ये भी निकल सकता है यहां पर कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड यानी जलयान बनाने वाला कारखाना, और वो है कोचीन। कोचीन वाला जो शिपयार्ड है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, कोचीन वाले शिपयार्ड की। और किसके सहयोग से हुई, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। जापान के सहयोग से। तो देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोचीन वाला है। कब स्थापित हुआ? 1965 में हुआ। किस देश के सहयोग से हुआ? तो जापान के सहयोग से हुआ। इसके अलावा जलयान संबंधी आप और तथ्यों की बात करेंगे तो दो और शिपयार्ड भी यहां महत्वपूर्ण रहते हैं। एक तो है गोवा में जो है, गोवा में जो जलयान बनते हैं, गोवा शिपयार्ड। यह जो गोवा वाला जो शिपयार्ड है, ये जो जहाजों की मरम्मत भी करता है और निर्माण भी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, गोवा वाला जो शिपयार्ड है वो जहाजों के निर्माण के साथ साथ उनकी मरम्मत का कार्य है वो भी करता है। और इसी गांव एक और आता है मझगांव। मझगांव जो मुंबई वाला जो शिपयार्ड है, उस शिपयार्ड की अगर बात करूं तो भारतीय नौसेना के जो फ्रिगेट किस्म के जो जहाज है वो वहीं पर बनाए जाते हैं। तो भारतीय नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जो जलयान हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? मझगांव शिपयार्ड मुंबई में बनाए जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, गोवा शिपयार्ड और मझगांव जो शिपयार्ड है उस पर भी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रेल और जलयान के बाद अब बात कर लेते हैं वायुयान की, यानी वायुयान निर्माण उद्योग में भारत में क्या सिचुएशन है। तो देखिएगा, इसके लिए है भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वायुयान उद्योगों के लिए संबंधित कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई ये ध्यान रखिएगा, 1964 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई। कहां हुई? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में बेंगलुरु में हुई। और इसकी जो प्रमुख इकाइयां हैं, बेंगलुरु में तो है ही है, बेंगलुरु हो गया, कानपुर है, नासिक है, कोरापुट है, हैदराबाद है, कोरबा लखनऊ वाला है, यहां पर इनकी प्रमुख इकाइयां हैं वो भी कार्यरत हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे जैसे हमने कहा था ना अभी, मोटर गाड़ी जो उद्योग है उसे सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसे भी देश में सनराइज उद्योग, ज्ञान आधारित है, ये ज्ञान आधारित सनराइज उद्योग भी इसको कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो इस उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का जो प्रमुख केंद्र है भारत में वो है बेंगलुरु। और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये भी अपने आप में प्रश्न है भी, भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? अमेरिका से कंपैरिजन किया गया है तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और हमें अच्छे से पता है आईटी क्षेत्र में मेन हब अगर इंडिया में कोई है तो वो कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु शहर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हम बात करें तो इंडियन टेलीफोन
टेलीफोन इंडस्ट्रीज की जो स्थापना है वो कब हुई? 1950 में हुई। कहां हुई? बेंगलुरु में हुई। तो देखिए यहां हम जो भी लिखे मोस्टली बेंगलुरु वाले ही हैं। एरोनॉटिक्स भी बेंगलुरु में है, आईटी भी बेंगलुरु में है, टेलीफोन इंडस्ट्री है वो भी कहां होगी? बेंगलुरु में ही है। ठीक है। और भारत, ये तो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, इसका प्रमुख कार्य है, वो एक अच्छे प्रश्न के रूप में निकल सकता है अगर और गहराई में टीचर अगर प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति जाता है तो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु का प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, हमारी भारतीय सेना मौसम विज्ञान और आकाशवाणी, भारतीय सेना मौसम विज्ञान और आकाशवाणी से संबंधित है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो यहां पर बनाए जाते हैं। कहां पर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में ये उपकरण है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बनाए जाते हैं। टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1950 बेंगलुरु में। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर की बात की जाती है यहां पर। और एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो भी बेंगलुरु में 1964 में स्थापित हुआ, ये आ गई। विद्युत इंजन 1950 में आ गया। रेल के डिब्बे पेराम्बूर और कपूरथला में बनते हैं। और प्रथम जलयान है वो 1941 में। प्रथम जलयान का नाम क्या था? उषा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1952 में हुआ। और देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है वो कोचीन वाला है। और वो शिपयार्ड जहां पर निर्माण के साथ साथ मरम्मत भी होती है तो गोवा वाला हो गया। मझगांव या मटगांव वाला जो है मुंबई वाला जो शिपयार्ड, वहां पर क्या होता है? वहां पर हमने कहा जो नौसेना के जो फ्रिगेट किस्म के जो जलयान हैं, नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जो स्पेशल हैं जो जलयान हैं वो वहीं मझगांव वाले में जो शिपयार्ड है, डाक यार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये था अपना भारत के उद्योग चैप्टर 19वां था, जिसमें हमने सभी प्रमुख उद्योग जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए थे उनको विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझने का प्रयास है वो किया है। उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे और आप अच्छे से इनकी सहायता से नोट्स भी बना रहे होंगे और बार बार सुन भी रहे होंगे और पाठ्य पुस्तक का भी अवश्य अध्ययन है वो कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।